हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। टीवी एजुकेशन में आपका स्वागत है और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग सब खुश होंगे, मंगल होंगे और आप अपने क्रम पथ पर चलते हुए अपने जो टारगेट है उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। और इस महामारी के दौर में आप भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें। मतलब स्टे होम स्टे सेफ वाली बात अपने माइंड में रखें। कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहें। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अध्याय 2 और भाग 12। मतलब हम भारतीय संविधान का भाग 12 क्लियर करेंगे और उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, जितने आर्टिकल इस वीडियो में आएंगे वो देखेंगे। हाँ, कुछ मिस्टेक है हमने जो आपको क्लियरिफिकेशन नहीं होगी, लेकिन मैं जैसे स्पीक आउट होता हूँ आप उसको लिखते रहे, राइट डाउन करते रहे और समझते रहे। तो चलिए हम चलते हैं। अध्याय 1 में वित्त है, संविधान भाग 12 है और सबसे पहले दे रखा है अनुच्छेद 264 से लेकर 270 तक। मतलब जो वित्त संबंधी अध्याय 1 है उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं तो सामने लिखा गया 264 से लेकर 270 तक। इसके अलावा और भी हैं तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए हम देखें। सबसे पहले दे रखा है निर्वचन 264 में। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि आपका जो वित्त संबंधी चीजें हैं, वित्त की जो परिभाषाएं हैं, उसके प्रति क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो सब चीजें। या हम इसको शॉर्ट में समझ लें तो जो 264 है उसमें ये बताया गया कि वित्त क्या होता है, वित्त किससे रिलेटेड होता है, वित्त में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, वो सारी चीजें किसमें क्लियरिफिकेशन की गई है, 264 में क्लियर की गई है। फिर है 265 विधि प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं। विधि प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं मीन्स ये है इसका अनुच्छेद 265 में संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि जब तक विधि के अनुसार, जब तक कानून के अनुसार या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आप कोई कर लगाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन आप विधि के विपरीत जाकर या कानून के विपरीत जाकर या संविधान के प्रावधानों के विपरीत जाकर आप करारोपण करते हैं, टैक्स लगाते हैं, तो वो क्या होगा, गलत होगा। मैंने भी यहाँ लिखा हुआ है कि प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता और साथ में आप अतिरिक्त क्या नहीं ले सकते, टैक्स नहीं ले सकते, आप जबरदस्ती किसी से कर वसूल नहीं सकते। ये किसमें लिखा गया, अनुच्छेद 265 में लिखा गया। यहां तक क्लियर है। 2 पॉइंट क्लियर कर लिए हमने, 264 और 265। इसके बाद हम देखें 266। इसमें दे रखा है भारत एवं राज्यों की संचित निधियां एवं लॉक लेख। इसका मतलब ये हो गया, भारत यहाँ अलग नहीं है बल्कि ये हमारे संघीय व्यवस्था को बता रहा है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा सही से नहीं लिखा गया, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। भारत एवं राज्यों की संचित निधियों एवं लॉक लेख कहने का मतलब ये हो गया इसमें कि संघीय सरकार या संपूर्ण भारत, ये सोचे आप, संघीय सरकार या संघ या संपूर्ण भारत, क्योंकि भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, तो हम यहाँ भारत का भी नाम ले सकते हैं। भारत एवं राज्यों की संचित निधि कहने का मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 266 में स्पष्ट लिखा गया है कि भारत और उससे संबंधित राज्य, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए एक संचित निधि होगी, एक बचत खाता होगा, एक बचत करने की प्रोसेस की एक प्रक्रिया होगी, संचित निधियां, जिसमें आपकी जो बचत है वो इसमें जाके क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी। एम लॉक लेख। और साथ में आपको ये अधिकार भी दिया गया है कि आपकी जो वित्तीय संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं उनको किस आधार पर करना है, जांच पड़ताल कैसे करनी है, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाना है, वो सारी क्लियरिफिकेशन कहां दी गई है, अनुच्छेद 266 में दी गई। भारत एवं राज्यों की संचित निधियां एवं लॉक लेख संबंधी प्रक्रियाएं हमें कहां मिलेगी, अनुच्छेद 266 में मिल जाएगी। फिर है अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि, मतलब इमरजेंसी सेविंग अकाउंट हम जिसे हम कहते हैं, जो एक जो विपत्ति होती है उस समय हम उसको रिकॉल करते हैं, उसको हम उस समय काम लेते हैं। अब आए दिन आप देखते हुए होंगे घर में कुछ ऐसी इनकम सेव रखी जाती है जो आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय काम में ली जाती है, ठीक है ना। तो वो ये है आकस्मिकता निधि। कहने में अनुच्छेद 267 में ये कहा गया है कि संघ और राज्य दोनों वित्त संबंधी एक क्या रखेंगे, आकस्मिकता निधि रखेंगे, एक आपातकालीन बचत रखेंगे जो क्या किस समय काम आएगी, आपातकाल या इमरजेंसी के समय में काम ली जा सकती है, अनुच्छेद 267 में।
फिर है मेरे प्यारों 268, इसमें दे रहा संघ द्वारा उद्ग्रहित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित व विनियोजित शुल्क। मतलब ये हो गया कि संघ द्वारा उद्ग्रहित, उद्ग्रहित का मीन्स होता है या तो हटाना या लगाना, लेकिन अब यहाँ हटाना नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, लगाना होगा। मतलब ये हो गया कि जो केंद्रीय सरकार है या जो संघीय सरकार है या जो भारत सरकार है वो क्या करती है, कोई वित्तीय व्यवस्था को बनाती है, कोई वित्तीय व्यवस्था को लागू करती है और उस व्यवस्था को लागू करने के बाद वो किसके द्वारा संग्रहित की जाती है, किसके द्वारा एकत्रित की जाती है, राज्यों के द्वारा संग्रहित की जाती है, एकत्रित की जाती है। और विनियोजित शुल्क, और जो नियोजन के लिए उसके लिए जो शुल्क होता है उसकी प्रोसेस भी, या नियोजन के लिए जो हमें राशि चाहिए उसकी प्रक्रिया भी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, अनुच्छेद 267 में देखने को मिलेगी। संघ द्वारा उद्ग्रहित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित व विनियोजित शुल्क, ये सब चीजें हमें कहाँ मिल जाएगी, 268 में मिल जाएगी। एक 268 कै भी दे रखा है, 268 कै भी दे रखा है, इसमें दे रखा है सेवा कर। ये जो सेवा कर है, ये जो सेवा कर है इसकी हम बात कर लें तो सेवा कर का मतलब होगा जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या जो हमें अनएम्प्लॉय होते हैं, जो सरकार के द्वारा हमें सेवा दी जाती है किसी भी चीज की, उसके बदले सरकार हमसे जो टैक्स लेती है उसे हम क्या कहते हैं, सेवा कर कहते हैं। और इसको डिफाइन किया गया और इसमें कहा गया कि संघ द्वारा उद्ग्रहित किया जाएगा और दोनों के द्वारा ही क्या किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा और दोनों के द्वारा ही क्या किया जाएगा, बांट लिया जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, इसमें सीधा सीधा हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो सेवा कर है, सर्विस टैक्स, जो सर्विस टैक्स है वो किसके द्वारा होगा, संघ के द्वारा उद्गृहित होगा। संघ मीन्स यहाँ कोई समूह, या जैसे हम नाम लेते हैं आरएसएस हुआ या फिर और कोई हुआ या फिर और अन्य कोई संगठन बन गए, वो वाली संघ। यहाँ हम संघ किसको मान रहे हैं, भारत को मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं, भारत को। और भारत को भी नहीं मान तो हम किसको मान रहे हैं, संघीय सरकार को मान रहे हैं, केंद्र सरकार को मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं, केंद्र सरकार को मान रहे हैं। तो कह रहा है कि जो सर्विस टैक्स है वो संघ द्वारा क्या होता है, उद्गृहित किया जाता है। मतलब संघ द्वारा लगाया जाता है, उसको बनाया जाता है, लेकिन इस सेवा कर को दोनों ही क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, आपस में बांट सकते हैं। दोनों के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है और विभाजित किया जा सकता है। मतलब जो इनकम सर्विस टैक्सेज होता है, जो राज्य सरकारें भी लगा सकती हैं और केंद्र सरकार भी लगा सकती है, लेकिन ये बनाए किसके द्वारा है, केंद्र सरकार या संघीय सरकार के द्वारा बनाए गए। क्लियर। फिर अनुच्छेद 269 ये कह रहा है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों का सौंपे जाने वाला कर। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो सारे काम कौन करता है, संघीय सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, उसके द्वारा उद्गृहित किया जाता है और उसके द्वारा संग्रहित किया जाता है। लेकिन वो सारा कलेक्ट करने के बाद वो टैक्स जो है कहां दे दिया जाता है, राज्यों को सौंप दिया जाता है। और ये बात किसमें लिखी गई है, अनुच्छेद 259 में लिखी गई है। संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित, संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर। इसको एक बार हम फिर से समझ लें कि जो संघ है, जो भारत सरकार है, जो केंद्र सरकार है, संघीय सरकार है, वो टैक्स लगाती है, ठीक है ना। उस टैक्स को लगाने का काम उसका है और उसको कलेक्ट करने का काम उसका है। लेकिन कलेक्ट करने के बाद जो टैक्स आता है राज्यों से, वो वापस किसको रिटर्न कर दिया जाता है, राज्यों को दे दिया जाता है। और ये कौन से आर्टिकल की बात है, अनुच्छेद 269 की बात है। क्लियर यहां तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगला है 270, देखें संघ एवं राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। संघ एवं राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अब अनुच्छेद 270 ये स्पष्ट कहता है कि टैक्स भले हो, लेकिन टैक्स भी क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि
संघीय सरकार या भारत सरकार या केंद्र सरकार, और राज्यों के मध्य जो टैक्स होता है उनका क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए, वितरित किया जाना चाहिए। कौन कौन से टैक्स केंद्र के पास रहेंगे, कौन कौन से टैक्स राज्य के पास रहेंगे। तो ये दोनों प्रोसेस किसमें बताई गई है, 270 में बताई गई है। तो डियर फ्रेंड विद्यार्थियों, आज का वीडियो ये था जो वित्त संबंधित था, और वित्त संबंधित हमने जो बातें की अनुच्छेद 264 से लेकर 270 तक। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें देखेंगे अनुच्छेद 271 के बाद में जितने इसमें वित्त में आते हैं, अध्याय 1 में आते हैं, वो सारे हम क्लियरिफिकेशन करेंगे। तो साथ में उम्मीद भी रखूंगा आपसे कि आपको ये जो टॉपिक हमने लिया है, जो मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, हमें मोटिवेट करें। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे इसके माध्यम से, उतना ही हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।